हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा। तो बच्चों, जेई चैलेंजर की इस लेक्चर में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का एडवांस टाइप का लेक्चर बनता है, इसमें लास्ट पार्ट का जो कि कौन सा वाला है? कौन सा वाला? वेव मैकेनिकल मॉडल, यानी जिसमें रेडियल नोड और एंगुलर नोड के क्वेश्चंस सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और ये एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के बारे में आज मैंने आपको क्लास दे रहा हूं और इसी में अब आगे चल रहे हैं। आज के कंटेंट में मैं यहां पर सेपरेट से क्या ले रहा हूं? वेव मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स एंड रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड और इनके मिक्स क्वेश्चंस। ये तीन कॉन्सेप्ट को मिक्स करते हुए क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे, इनके क्वेश्चंस के बारे में, एडवांस में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, इनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वेव मैकेनिकल मॉडल का यूज किया गया है और वेव मैकेनिकल के मॉडल को कैसे कैसे समझना, उसके जैसे क्वेश्चंस जो आते हैं, इसके एडवांस टाइप के क्वेश्चंस जो बनते हैं, उसमें या तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनता है ना, एडवांस टाइप में मैच द कॉलम का क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा तरह का क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल का टाइप का क्वेश्चन में। मेंस में भी बहुत सिंगल कर्व टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, मेंस में सिंपल कर्व टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और दूसरा जो आपके पास में एडवांस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो पैराग्राफ में भी चला जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मैच द कॉलम में कई बार आ चुका है इस तरह के क्वेश्चन। तो इन तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले बेसिक्स को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसीलिए मैंने ये अलग से एक पार्ट बनवाया है इसका लेक्चर का। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक क्या है कि रेडियल फंक्शन आर ऑफ आर इज ए पार्ट ऑफ वेव फंक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटम नंबर एन ओनली। यानी ये देखो, इस ऑप्शन में आपके पास में मल्टी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हो गया, यहाँ क्वांटम नंबर से रिलेट हो गया। तो बच्चों, आपके पास में जो रेडियल जो भी आपके पास वेव मैकेनिकल मॉडल होता है ना बेटा, वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल जो होता है, दिस इज प्रपोज्ड बाय श्रोडिंगर। तो श्रोडिंगर की इक्वेशंस को सॉल्व करने पर देखो बहुत सारी चीजें इस पार्ट में वेव मैकेनिकल मॉडल में क्या होता है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जो भी रिजल्टेंट आ रहे हैं ना, उनके कंक्लूजन पर बेस ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, बहुत है ना, कंक्लूजन पर, नॉट डेरिवेशन कैसे हुआ उस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो उसको अकॉर्डिंग। तो वेव मैकेनिकल मॉडल जो कि बेस था, जो कि बेस किस चीज का बेस था सर? डी ब्रॉगली और हाइजेनबर्ग का बेस था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का छोटा मास होता है, लेसर निग्लेजेबल मास होता है, इसलिए उसके कारण से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में चलेगा, वेव, और उससे वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी। और जब वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी तो छोटे से एरिया में उनके एक ही समय पर उसकी पोजीशन और वेलोसिटी अगर मेजरमेंट करने लगेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। इसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसीलिए अब आपने यहां अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कर दिया कि कॉन्सेप्ट, ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दिया। और ऑर्बिट में तो बोलते हैं टू डायमेंशनल पार्ट में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं, एग्जैक्टनेस की बात करते थे, यहां कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट कर दिया ऑर्बिट को ऑर्बिटल में। कौन सा? श्रोडिंगर वेव, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यहां पर ऑर्बिट को रिप्लेस किया गया ऑर्बिटल में। तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है एटम के अंदर जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो ये उसके लिए वेव मैकेनिकल मॉडल प्रोड्यूस जो किया, उसमें मैथमेटिक्स का, फिजिक्स का काफी यूज किया गया श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट ने। तो श्रोडिंगर की इक्वेशन मिली और उस श्रोडिंगर की इक्वेशन को जब अपन सॉल्व करते हैं ऑन सॉल्विंग, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे ऑन सॉल्विंग, उन्होंने बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसका इक्वेशन को सॉल्व किया और इनके जो सॉल्यूशन मिले ऑन सॉल्विंग, देन वी गेट एम्पलीट्यूड ऑफ क्या मिलेगा? साई, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, ये मिला बेटा।
अब इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन से वो क्या करना चाहते हैं, श्रोडिंगर साइंटिस्ट क्या करना चाहते थे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं। तो एटम होता है स्फीयर, स्फीयर के अंदर अगर कोई पार्टिकल की कहां कहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, कहां कहां नहीं मिलेगा, इसके बारे में अगर वो देखना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि इस तरह से स्फीयर के अंदर किसी पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी को ढूंढना है तो आपको दो फैक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो फैक्टर पर डिपेंड करेगा, एक तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा और एक एंगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए और ये साई क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, क्योंकि ये वेव मोशन में होता है और वेव का एम्पलीट्यूड होता है, इसलिए साई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, आपके पास में मैं यहाँ पर जो डायग्राम यहाँ पर जो बना रहा हूँ, ये डायग्राम किसके लिए बना रहा हूँ, स्फीयर का बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये बोर्ड है 2 डायमेंशनल, लेकिन मैं स्फीयर के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये स्फीयर यहाँ पर है। अब इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हो तो कैसे कैसे देख सकते हो कि सर मैं इसको इस तरह से देख सकता हूं कि पहले मेरे पास ये एक सेंटर है ना, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं इसको, जैसे हम एप्पल होता है ना अपने पास खाने वाला एप्पल है ना, वो खाने वाले एप्पल को अगर हम देखना चाहें कि अंदर ये इसका जो मटेरियल कैसा है, खाने लायक है या नहीं, तो क्या करेंगे, पहले हम इसको यहां से ऊपर से, देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो हमारे पेन को कैसे लेके चल रहे हैं, छोटा छोटा पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। कैसे, देखो ऐसे, ये लो भाई, हमने क्या किया कि जो रेड था उसके अंदर येलो बना दिया। इसका मतलब रेड और येलो के दो स्फीयर बनाए। इसका मतलब ये जो रीजन है ना, इस रीजन में हमने क्या किया, अब इसका जो मटेरियल है उसको खोल के देख लिया कैसा था। तो जब आप ऐसे देखने लगे, ऐसे देखने लगे, तो ध्यान से देखो कि अब ऐसे ही हम और भी स्फीयर बना सकते हैं, और भी स्फीयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और भी स्फीयर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। लो भाई, एक और छोटा बन गया। तो फिर इसके अंदर और मटेरियल को देख सर्च कर सकते हैं कि कैसा होगा मटेरियल, ये वाला मटेरियल देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही और धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं, स्फीयर को छोटा बनाता जा रहे हैं, यानी हम इसके अंदर क्या पहुंच गए, अंदर तक पहुंच गए भैया, अंदर तक पहुंच गए हैं। और हमने मटेरियल के बारे में पता किया, हर एक कलर अलग है, ये येलो, पर्पल, ग्रीन, और फिर इसके अंदर जो आपके पास में ये वाइट कलर का रीजन, ये चेक कर लिया। इस तरह से क्या किया हमने, इस छोटे से स्फीयर के अंदर, एटम के अंदर हमने क्या किया, छोटे 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 स्फीयर बनाते गए। जैसे चाकू से काट लेते हैं ना एप्पल को चारों तरफ से, फिर और चारों तरफ से काटो, फिर चारों तरफ से काटो। तो जब चारों तरफ से काटोगे ना, तो आप क्या कर रहे हो, एक तो देखो मेरे हाथ को घुमा रहा हूं तो एंगल चेंज कर रहा हूं मैं, साथ में धीरे धीरे साइज क्या होती जा रही, कम होती जा रही है। किसकी, एप्पल की साइज कम होती जा रही है या स्फीयर की साइज कम होती जा रही है। यानी कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन के अंदर जाना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, एटम के अंदर मुझे जाना है और इलेक्ट्रॉन को ढूंढने, तो मेरे को दो फैक्टर पर इलेक्ट्रॉन तभी ढूंढ सकता हूं इस एटम के अंदर कि इस पर दो फिनोमेना लगेंगे। पहला फैक्टर होगा इस फिनोमेना के लिए, पहला फैक्टर लगेगा कौन सा, साइज का, यानी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मुझे अंदर तक जाना पड़ेगा। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी पड़ेगी। केवल डिस्टेंस काम नहीं चलेगा, हमें पूरे साइज में पूरे एंगल को भी बदलना पड़ेगा। इसीलिए श्रोडिंगर साहब ने क्या किया, टोटल साई जो था, ये जो टोटल साई थे, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला पार्ट था उनका एंगुलर रेडियल पार्ट,
पहला पार्ट क्या था बेटा? रेडियल पार्ट वेव फंक्शन, और दूसरा पार्ट क्या था? एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, ये था बेटा। इसे बोलते हैं रेडियल पार्ट वेव फंक्शन, वेव फंक्शन, और दूसरा होता है एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन। ठीक है बेटा? तो इन्होंने जो श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे ना, इन्होंने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया, इन्होंने अपनी इक्वेशन को सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर वेरियस इक्वेशंस रेडियल पार्ट के भी निकाले और एंगुलर पार्ट के भी निकाले। रेडियल वेव फंक्शंस जो उन्होंने बनाए, वो फंक्शन हमें याद नहीं करने, लेकिन आपको दिखा देता हूं मैं यहां पर, वो आपको क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। जैसे कि R1s है, वो प्रोपोर्शनल था हाइड्रोजन एटम के लिए, मैं लिखवा रहा हूं, अगर हाइड्रोजन एटम नहीं तो यहां पर Z अपॉन A0 टू द पावर 3/2 e to the power minus sigma upon 2, where sigma is equal to 2 times of Z R upon N A0, ये होता है where Z is equal to atomic number and R atomic radius and N principal quantum number and A0 Bohr radius, its value 0.529 angstrom Bohr's radius for hydrogen atom। ठीक है बेटा? ये है। तो बच्चों, ये आपके पास टर्मिनोलॉजी उन्होंने डिराइव किया इस टर्म में, है ना? R1s के लिए, R2s के लिए दिस इज प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन A0 टू द पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2, ये इक्वेशन आया था। R2p proportional to Z upon A0 to the power 3/2 sigma e to the power minus sigma by 2। ये कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने इक्वेशन आपको लिखा दी है। ये इक्वेशन रेडियल वेव इक्वेशंस जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आ रही हैं। इन इक्वेशन में प्रोपोर्शनल साइन में कांस्टेंट सबके अलग अलग हैं, उनको याद रखना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है? इसलिए मैंने नहीं लिखा है आपको। कुछ सालों पहले भी जेई एडवांस में भी ऐसी प्रोपोर्शनल के फॉर्म में आपको इक्वेशन दे रखी थी इसकी, और बहुत साल पहले ये क्वेश्चन आया था, कुछ इस तरह का क्वेश्चन, उसमें पूरी इक्वेशन बना के दे रखी थी, इसलिए आपको याद नहीं करनी है इक्वेशन। लेकिन इसके थियोरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन या मोर देन वन टाइप का, जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो एडवांस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हम इसके एडवांस टाइप के ट्रू और फॉल्स मोर देन वन के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, हमें हर एक एंगल से सोचना पड़ता है, टाइम लगाना पड़ता है उसमें। ठीक है बेटा? तो यहां हाइड्रोजन एटम के लिए अगर अप्लाई करूं फॉर एच एटम, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। तो यहाँ 1 ये जेड की जगह 1 भी मिल सकता है आपको क्वेश्चंस में। ठीक है, चलिए अब आप यहां से देखें, यहां आपके पास ये 1s है और ये 2s है। इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि सर दोनों के लिए फॉर 1s L इक्वल टू 0 एंड 2s L इक्वल टू 0, दोनों के लिए L इक्वल टू 0 है, लेकिन इसका n वैल्यू 1 है और इसका n वैल्यू 2 है, यानी कि दोनों इक्वेशन एक जैसी नहीं है। तो L सेम होने से काम नहीं चला,
एन चेंज होते ही इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो रेडियल वेव इक्वेशन या रेडियल पार्ट वेव इक्वेशन है वो एन पर डिपेंड कर रही। साथ में अब देखो एन की वैल्यू सेम है, 2s एंड 2p, इनको कंपैरिजन करें तो यहां 2p के लिए है बेटा n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, ये n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0। तो बच्चों n सेम है इन दोनों में, इन दोनों में n सेम है लेकिन l अलग अलग है। इससे हमें क्या पता चला कि रेडियल पार्ट वेव फंक्शन, रेडियल पार्ट वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड l वैल्यूज एंगुलर क्वांटम नंबर, इन दोनों वेक्टर पर, इन दोनों फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए अब आपका जो स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को, है ना बेटा, उस स्टेटमेंट को चेक कर लें। तो पहला पार्ट, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, रेडियल फंक्शन r ऑफ r इज ए पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, बिल्कुल ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन क्वांटम नंबर n ओनली, जो गलत हो गया। ऐसे चेक करते हैं स्टेटमेंट को, है ना बेटा, n ओनली। इस तरह से क्यों n पे डिपेंड नहीं करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, n के साथ साथ l पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देख, सिमिलरली आपके पास में अब बी ऑप्शन जो है ना, एंगुलर फंक्शन वाला पार्ट है, वो डिपेंड्स की बात कर रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा, तो ये इसको समझने के लिए एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन के बारे में देखना पड़ेगा। तो एंगुलर पार्ट वेव फंक्शन जो होते हैं बेटा, इनकी जो इक्वेशन है वो s ऑर्बिटल के लिए, कोई भी s हो, 1s हो, 2s हो, 3s हो, इसका एंगुलर पार्ट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं मान लीजिए, या a से रिप्रेजेंट कर रहे हो, a फॉर एंगल, एंगुलर पार्ट ऑफ s ऑर्बिटल, ठीक है बेटा। तो y ऑफ s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई, केवल यही रहता है, इसमें थीटा और फाई नहीं होता, थीटा एंड फाई इंडिपेंडेंट होते, इंडिपेंडेंट ऑन थीटा एंड फाई, ठीक है बेटा। चलो ये इक्वेशन, और जब p के जो सबशेल होते हैं उनके ऑर्बिटल्स px, ये होता है अंडर रूट ऑफ 3/4 पाई साइन थीटा कॉस फाई, एंड एंगुलर पार्ट ऑफ py इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/4 पाई साइन थीटा साइन फाई, and angular part of z pz is equal to under root of 3/4 pi cos theta। ये भी इक्वेशन डेरिवेशन के साथ श्रोडिंगर ने बनाई थी और दी थी हमें। हमारे 11th और 12th क्लास के सिलेबस में ये इक्वेशन कैसे आई है इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। हाँ, हायर क्लासेस में एमएससी रिसर्च लेवल में और एमटेक लेवल में क्वांटम केमिस्ट्री या क्वांटम फिजिक्स के अलग से रिसर्च पेपर में ये डेरिवेशन है, ठीक है बेटा। चलो, तो ये आपके पास वैल्यू है, और अब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ध्यान से देखो बेटा, यहां पर L की वैल्यू क्या हो गई, S के लिए 0, px के लिए, और m की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0। देखो क्वांटम नंबर का भी कॉन्सेप्ट लगता है इसमें, दोनों चीजें, ठीक है बेटा। और px के लिए L की वैल्यू 1 और ml की वैल्यू, ठीक है, ml बोलो या m बोलो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आइदर +1 और -1, इनमें से कोई एक आपको फिक्स रखना है, इनमें से कोई एक लिखना है, ठीक है बेटा। और सिमिलरली py के लिए L इक्वल टू 1 और ml इक्वल टू, जब आपने ml +1 ले लिया है px को तो इसको मैं -1 लिखूंगा, या फिर किसी ने +-1 लिया है px को कि ml को, तो ये मैं +1 लूंगा।
कोई एक वैल्यू इन दोनों में से अपोजिट में लेके चलनी है। ठीक है बेटा, चलिए अब पी जेड के लिए जनरली जेड एक्सेस क्या होती है, एक स्टैंडर्ड एक्सेस होती है। ठीक है बेटा, तो जेड एक्सेस स्टैंडर्ड एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग जब मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, तो एल की वैल्यू तो ठीक है एम है लेकिन 1 है, लेकिन एम एल की वैल्यू फिक्स हो जाती है जब स्टैंडर्ड एक्सेस जेड एक्सेस लेते हैं तो 0 होती है, ये फिक्स है। अब आप देखो इसमें यहां देखा गया है कि आपके पास p ऑर्बिटल कोई भी हो, 2px हो, 3px हो, 3py हो, ये टर्म तो मिलेगी, है ना बेटा, px 2px 3px है ना, 4px, ये इक्वेशन मिलती है, यानी n पे डिपेंड नहीं करेगी। ऐसे ये 1s हो, 2s हो, 3s हो, यही इक्वेशन आती है। ये एंगुलर वेव फंक्शन है ना बेटा। सिमिलरली पी वाई पी जेड के लिए भी ध्यान रखेंगे, एन वैल्यू चेंज करने से चेंज नहीं होता। लेकिन देखो बेटा, ये इक्वेशन में एल 0 है, एम 0 है, एक ही इक्वेशन आ रही है, यहां पर थीटा फाई का कोई टर्म नहीं है, लेकिन एल इक्वल टू 1 इन सब का है, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो सर एल पे यहां एल चेंज हुआ, इसलिए यहां इन दोनों को कंपेरिजन करें, एस को पी एक्स पी वाई पी जेड से कंपेरिजन करें तो एल चेंज हो गया, इसलिए इक्वेशन चेंज हो गई, है ना। साथ में अब अगर पी एक्स पी वाई पी जेड को तीनों को कंपेयर करें तो एल तो सेम है, लेकिन एम वैल्यू सबकी अलग अलग है। ईच एंड एवरी ऑर्बिटल एम एल की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी। जब एम एल की वैल्यू अलग अलग है बेटा, तो फिर एम एल की वैल्यू जब अलग अलग है तो आपके पास क्या हुआ, यहां इक्वेशन भी अलग है। इससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये लिखना कि एंगुलर, हाँ मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या मिलेगा, यस मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, यस यस वेल डन। एंगुलर वेव फंक्शन, एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ऑन एल वैल्यू एंड एम वैल्यू, एल और एम दोनों पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, चलिए तो क्या ऑप्शन कह रहा है, ये कह रहा है एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड्स ओनली द डायरेक्शन, ठीक है डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल ठीक है। एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, यस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होगा, यस क्यों, कि डिस्टेंस के लिए कौन सा क्वांटम नंबर यूज करते हैं, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देखो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट है ना, एक से ज्यादा भी है। तो चलिए अगला पार्ट तीसरा है साई स्क्वायर आर थीटा फाई। तो साई स्क्वायर आर थीटा फाई का मतलब क्या होता है, किसी पॉइंट पर पोलर कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा फाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है एक्स वाई जेड एंड पोलर कोऑर्डिनेट होता है आर थीटा फाई। जैसे आपके पास कोई 3 डायमेंशनली कोई एक पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। यहां कोई पॉइंट है किसी स्फीयर में, ठीक है बेटा, स्फीयर के अंदर कोई पॉइंट है 3D में, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं और करते ही हैं, आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करते हैं। ये मैथ्स वाला काम है, ठीक है, मैथ्स में आपको कन्वर्जन करना बताते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कन्वर्ट इनटू ये पोलर कोऑर्डिनेट में जब कन्वर्ट करेंगे तो उनके आर थीटा फाई भी चेंज होते हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब किसी पॉइंट पर आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। अगर मैं साई स्क्वायर एक्स वाई जेड लिखूंगा तो मैं क्या कह रहा हूं, एटम में किसी पॉइंट पर क्या निकाल रहा हूं, एटम में, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। क्यों, क्योंकि साई क्या है, एम्पलीट्यूड, और साई का स्क्वायर क्या होता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस। बिल्कुल ठीक है, स्पेस में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है।
बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। अब जिन स्टूडेंट को ये लगे कि सर आर थीटा फाई कैसे पता करते हैं, तो देखो बेटा यहां से लेकर यहां तक, ओरिजिन से लेकर ये पॉइंट, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रॉन देखना चाह रहे हैं उस वेक्टर को बोलते हैं आर, और इस वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ में जो एंगल होता है उसे बोलते हैं थीटा, और उसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं किसमें, एक्स वाई प्लेन में। इस प्लेन का प्रोजेक्शन का ओरिजिन से जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है फाई। क्या होता है भाई, फाई, ठीक है। ये होता है आर थीटा फाई। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी के लिए साई स्क्वायर निकालेंगे, तो मैंने आपको साई बताया था एम्पलीट्यूड, तो मैं यहां पर आगे बढ़ा रहा हूं। तो साई स्क्वायर आर थीटा फाई बोलो, या साई स्क्वायर एक्स वाई जेड, इसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ठीक है बेटा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और आर थीटा पाई की बात कर रहे हो तो किसी पॉइंट की बात कर रहे हो ना एटम के अंदर, ठीक है। चलो तो बच्चों आपके पास यहां पर साई स्क्वायर आर थीटा फाई हो गए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और ये वेव की कॉन्सेप्ट से आता है। वेव का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, वेव के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करो तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलती है, इंटेंसिटी भी नाम बोलते हैं जिसे, ठीक है। चलो तो फिर तीसरा भी सही है। अब चौथा क्या कह रहा है, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर आर आर स्क्वायर gives the probability of the electron being present at a distance from distance r from the nucleus। बिल्कुल सही है। ये कहना चाहते हैं कि ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ये रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, फंक्शन मतलब वेरिएशन। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से वेरी कर रहा है, यानी रेडियल के मतलब क्या है, देखो इसको ऐसा बोलेंगे लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, इसको ऐसे सोचो, देखो बेटा यहां पर इसको एक बार इस लैंग्वेज को देख लो बेटा, अच्छे ढंग से देख लो, फिर मैं आगे आपको इसको समझाता हूं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन gives the probability of electron being present at a distance r from the nucleus, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसी से रिलेटेड बहुत आगे के क्वेश्चन भी अच्छे ढंग से हो जाते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर होने के बाद हमारे पास वेव मैकेनिकल के मॉडल के क्वेश्चंस बड़े आसानी से होने लगते हैं। एक तरह से मैं आपको यहाँ वेव मैकेनिकल मॉडल का ये क्वेश्चन इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी आपकी, बहुत सारे बच्चों की क्लियर नहीं होती है ना, और इसमें क्वेश्चंस को सोचने का तरीका कैसे अप्लाई करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सेलेक्ट करके लाया हूं बेटा। और अगले क्वेश्चन तो देख रहे हैं, इसके लिए मैं डायग्राम बता रहा हूं, देखो ये देखो बेटा। तो डायग्राम बनाने के लिए फॉर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, इसके लिए देखो बेटा ये एक एटम है, ठीक है। इस एटम में ध्यान से देखो, ये एटम स्फेरिकल मानना है, बोर्ड है 2 डायमेंशनल और आपको 3 डायमेंशनल मानना है। 3 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग ये स्फेयर होगा। तो अब इस स्फेयर के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको जिक्र किया था ना कि आप एटम, ये स्फेयर के अंदर है ना, ये स्फेयर के अंदर इस तरह का आप मान सकते हैं दूसरा स्फेयर। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, जैसे इस स्फेयर में ओवर द स्फेरिकल सरफेस। अगर मेरे पास इस डिस्टेंस में मुझे कैलकुलेट करना है, इस स्पेस में कैलकुलेट करना है क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका वॉल्यूम dV, क्योंकि ये छोटा सा स्फेयर बना है, छोटा सा स्पेस बना है, ठीक है बेटा। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये r रेडियस का एक स्फेयर है और एक बड़ा वाला स्फेयर देखो यहां ऐसा वाला, इसकी रेडियस है r प्लस dr। dr वेरी स्मॉल है, dr क्या है, वेरी स्मॉल टर्म,
वेरी स्मॉल। ठीक है बेटा, डी आर छोटा सा। तो आपके पास जैसा अभी थोड़ी देर पहले सिखा रहा था कि एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे 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 पार्ट में बढ़ाता जाए, एटम बनता चला जाएगा। क्या बढ़ाते जाए? ये देखो बड़े बड़े स्फेयर बनाते जाए। ये छोटा स्फेयर था, इसके बड़ा वाला स्फेयर। इन दोनों स्फेयर के मिड में जो स्पेस है उसे डीवी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए डीवी मतलब क्या हो गया? चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम के लिए पहले बड़े वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम, स्फेयर का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर प्लस डी आर होल क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब छोटे वॉल्यूम के लिए। ठीक है, तो आपके पास V1 किसको मान रहा हूं? जो छोटा वॉल्यूम है, ये वाला स्फेयर, छोटा स्फेयर का वॉल्यूम, और V2 बड़े वॉल्यूम के लिए। ठीक है बेटा, तो अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 4/3 पाई, ये तो आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ये आपके पास आर स्क्वायर रहेगा और डी आर। आगे मैंने जो टर्म है ना, जैसे डी आर का स्क्वायर है और डी आर का क्यूब है, उसे नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि डी आर वेरी स्मॉल है, तो डी आर का स्क्वायर बहुत कम होगा, डी आर का क्यूब और भी कम होगा। इसलिए we can neglect higher power, we can neglect higher power term of dr। ठीक है बेटा, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैंने आपको केवल रिजल्ट इस पर डिपेंड करेगा, और साथ में 3 तो रहेगा ही, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये डीवी जो रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर रहेगा। बच्चों ये तो आपने क्या निकाला है? ये स्फेयर के अंदर डीवी निकाल लिया। अब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप बोल रहे हो तो देखो प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हो ना बेटा, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि आप आर स्क्वायर निकाल रहे हो। क्यों आर स्क्वायर? क्यों? क्योंकि रेडियल वाली प्रोबेबिलिटी। अगर एंगुलर प्रोबेबिलिटी होती तो वाई स्क्वायर बोलते। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कहां पर देख रहे हो आप? डिस्टेंस के साथ, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसके डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं। दूर जाने पर कैसा इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। इसका मतलब छोटे छोटे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूशन देखते जाओ। छोटा वॉल्यूम ये, इसके अंदर वॉल्यूम और बनेगा और बनेगा, सब में वॉल्यूम के लिए काउंट करेंगे। एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आर स्क्वायर होगी, तो टोटल वॉल्यूम के लिए कितना होगा? आर स्क्वायर इंटू डीवी। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर डी आर। ये आपके पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आरपीडी। हाँ बेटा, क्या लिखा है? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आरपीडी। ये अगर बढ़ेगा इट मींस क्या बढ़ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर आर स्क्वायर बढ़ रहा है बेटा। और डी आर की वैल्यू हम यूनिट अमाउंट ले रहे हैं। डी आर, इफ डी आर इक्वल टू यूनिट अमाउंट। ठीक है बेटा, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है, एज हम ये कहना चाह रहे हैं, देखो ध्यान से, एज आर वैल्यू इंक्रीज, ये बढ़ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है। 4 पाई आर स्क्वायर इस स्फीयर का क्या कहलाएगा? सरफेस एरिया। यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, उस ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है, यानी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा दूर तक बढ़ती चली जाएगी अगर यह वैल्यू बढ़ रही है तो। ठीक है, और आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी।
और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैंने आपको सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि बच्चों न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा। कब? जब डिस्टेंस कम होगा। तो लोअर डिस्टेंस पर अट्रैक्शन ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे आगे जाओगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर इफेक्ट होगा, ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ने से इफेक्ट होगा। तो बच्चों ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को का जो फंक्शन है वो केवल आर स्क्वायर पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये आर स्क्वायर के साथ साथ इस पर भी डिपेंड कर रहा है, इसलिए दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो कुल मिलाकर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि सर न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ रही है, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। एज द आर इंक्रीज, रेडियल डिस्टेंस इंक्रीज फ्रॉम द न्यूक्लियस, देन आरपीडी इंक्रीज, मतलब साइज बढ़ता जा रहा है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जा रहा है, इसका मीनिंग होता है। ठीक है बेटा, तो अब देखो, अब ऑप्शन को देखो क्या कहना चाह रहे हैं। रेडियल probability distribution function gives the probability of electron being present at a distance from r from the nucleus। अब क्लियर हो गया। जैसे जैसे रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या बता रहा हमें, बढ़ रहा है, अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो उसका साइज बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है। और अगर रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब आर की वैल्यू कम हो रही है, 4 पाई आर स्क्वायर कम हो रहा है, डिस्टेंस कम होती जा रही है, ये इसका मीनिंग है। इसलिए फोर्थ आंसर भी सही है। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आर जो है रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन इनके स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, इनके स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो जो अभी रेडियल प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखी थी है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये इसका फिजिकल मीनिंग हो गया। तो अपना ये पहला क्वेश्चन इसलिए क्लियर हो गया क्योंकि हमने एक एक बात को आपको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ये देखो बेटा, हाँ जी, मैच द कॉलम नंबर फर्स्ट विद कॉलम नंबर सेकंड। हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कर्व दे रखा है आपके पास, देखो ध्यान से, आर वर्सेस आर। अब अगर आपको यहां पर देखो बेटा, अगर आपको यहां पर क्वेश्चन में क्या चीज नोटेशन नहीं क्लियर होते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, ठीक है बेटा। ये क्या है बेटा, कैपिटल आर है, इट मींस रेडियल पार्ट वेव फंक्शन है, और ये स्मॉल आर है। अब ये देखो बच्चों ये नॉन जीरो से स्टार्ट होकर ये डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है बेटा। तो रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन में ऊपर वाला पार्ट पहले पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, या पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। अभी अभी मैंने जिक्र किया था कि रेडियल पार्ट का कर्व पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है बेटा। कर्व के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो आपको ध्यान रखनी होती है। क्या ट्रिक्स होती हैं? अगर रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन वर्सेस आर का कर्व है तो हमेशा ध्यान रखना, एस ऑर्बिटल का कर्व अगर बनाओगे, एस ऑर्बिटल का कर्व बनाओ तो किस तरह का बनेगा, ये उसकी इक्वेशन पर डिपेंड करेगा रेडियल पार्ट का। तो देखो एस ये वाला इक्वेशन में कभी भी आर की वैल्यू 0 पुट करो तो देखो ये तो 0 होगा नहीं, ये आर की वैल्यू 0 पुट करते ही 1 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा आर का फंक्शन है, ठीक है। आर जैसे 0 रखोगे सिग्मा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया है तो e टू द पावर माइनस 0 ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा बेटा, है ना। तो आर1s की वैल्यू स्टार्टिंग में
r इक्वल टू 0 पर नॉन जीरो होगी। r2s की वैल्यू भी सिग्मा इक्वल टू 0 रखने पर ये 1 और ये सिग्मा इक्वल टू 0 रखने पर 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, यानी कि आपके पास ये नॉन जीरो वैल्यू आ रही है 2s के लिए। लेकिन r2p के लिए देखो बेटा, सिग्मा की वैल्यू जैसे ही आप पुट करोगे 0 तो ये पूरा फंक्शन 0। ठीक है बेटा, तो बच्चों P के लिए मैंने इक्वेशन लिखा दी, D में भी ऐसी इक्वेशन आती है जहां सिग्मा की वैल्यू जैसी 0 रखोगे पूरा फंक्शन 0 हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों आपके पास ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है ना, कॉलम नंबर फर्स्ट से कॉलम नंबर सेकंड को मैच करने के लिए नो डाउट R वर्सेस R के लिए S वाला फंक्शन तो होगा, यानी P भी होगा और S भी होगा, ये तो तय है। क्यों तय है? क्योंकि ये नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि अभी तो आपने बोला था इक्वेशन याद नहीं करनी है, तो फिर कैसे करें हम यहां पर? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको अभी तरीका बताया कि S हमेशा रेडियल वेव फंक्शन से ही कर्व बनेंगे, तो रेडियल इक्वेशन से ही कर्व बनेंगे। तो यहां आपको कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांस लेवल पर ध्यान रख लेनी है। क्या ध्यान रख लेनी है कि S ऑर्बिटल का एंगुलर रेडियल पार्ट वेव फंक्शन 0 r स्मॉल r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू 0 रखोगे तो वो नॉन जीरो ही आती है, बोले कोई भी ऑर्बिटल हो। ठीक है, और ये जब एक रेडियल नोड जब आता है, रेडियल नोड आता है तो उसका मतलब क्या, वो कर्व है, रेडियल वेव फंक्शन का कर्व है, वो कट करता है एक्सिस को। देखो यहां पर ये ऐसे चला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लेकिन कट नहीं किया इसने। ध्यान से देखना, कट नहीं किया। जब तक ये कट नहीं करे ऊपर, तब तक हमें से क्या करना है, रेडियल नोड नहीं मानना है। ठीक है, प्रिंटिंग एरर के कारण से ऐसा हो जाता है कि वो टच करता हुआ लगता है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहां पर आपके पास क्या हुआ बेटा, पहले कर्व नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के बाद इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को। जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, 2 और 3, ये 3 आपके पास यहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो R ऑफ R वर्सेस R कर्व का जितने भी एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं वो रेडियल नोड होते हैं। क्या होते हैं बेटा, रेडियल नोड। ठीक है, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या निकला, कर्व से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व आपको पता होने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व, पहला कर्व R वर्सेस R, सिंपल R भी लिखा हो तो भी चलेगा, मैंने ब्रैकेट में R लिख रखा है ताकि आपको याद रहे, इसलिए कि रेडियल पार्ट का है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कर्व क्या है, पहला पॉइंट ये होता है ओनली फॉर S ऑर्बिटल। ठीक है, दिस कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओनली फॉर S ऑर्बिटल। S ऑर्बिटल के लिए स्टार्ट फ्रॉम नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू। एक तो ये ध्यान रखना है। सेकंड क्या है, इट मे बी, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। तीसरा, द नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द कर्व, पॉइंट ऑफ कर्व, कौन सा कर्व, R वर्सेस R इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड। और नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालने का तरीका कितना होता है, आपने मेंस की क्लास में पढ़ रखा होगा फॉर्मूला n-l-1, इसे भी निकालते हैं। ठीक है बेटा, चलो, तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन है,
ये किससे मैच कर रहा है, ये वाला क्वेश्चन। ये देखो यहां पर इसके 3 रेडियल नोड है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 रेडियल नोड है। हेंस नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 फ्रॉम द कर्व। इसको क्या लिखूंगा, दिस इज इक्वल टू 3 वाले कंडीशन कब आ सकती है, अब 3 रेडियल नोड, ठीक है, मैच द कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वाले हमें कहां कहां मिलेंगे, क्या 4s से आएंगे 3, क्या 3s से आएंगे 3, तो देखते हैं। या 4s के लिए आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू क्या है 4, l की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 - 0 - 1 कितना हो गया 3, और 3 - 0 - 1 2, तो ये मैच कर रहा है p से, ये मैच करेगा p से, ठीक है बेटा। तो आपके पास 4s के लिए, फॉर 4s number of radial node 4 - 0 - 1 equal to 3, that's why a matching with the p, a मैच करेगा p से, ठीक है बेटा, a मैच करेगा p से। अच्छा, अब आप में से कई स्टूडेंट बोलेंगे सर यहां पर जो p है उसका l वैल्यू 1 है, तो 5 - 1 - 1 इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। और आप में से ये भी कहेंगे कि सर d जो है उसका l वैल्यू 2 है, तो 6 - 2 - 1 इसके भी 3 आ रहे हैं। तो सर आपने a को p और q और s से क्यों मैच नहीं किया, इसका लॉजिक क्लियर हुआ, क्योंकि ये रेडियल वेव फंक्शन कहां से स्टार्ट हो रहा है, नॉन जीरो से स्टार्ट हो रहा है। इट मींस कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट के अकॉर्डिंग ओनली फॉर s ऑर्बिटल के लिए ही ये स्टार्टिंग होती है नॉन जीरो से, ठीक है। इसलिए आपके पास ए की मैचिंग केवल कौन सी होगी, P, ठीक है बेटा। इसलिए मैं अब आपके नोट्स को और सब सही साफ बनाए रखने के लिए मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, हटा रहा हूं इसको, और इसका फाइनल आंसर कौन सा वाला है, P, इसलिए ये देख लो आप आराम से, ठीक है। चलो भैया, यहां पर किन किन के मिड में ग्राफ था, R वर्सेस स्मॉल r, क्लियर हो गया, A का P। अब दूसरा कर्व है 4 पाई r स्क्वायर, ये r स्क्वायर है, ठीक है। मैं इसे बड़ा कर देता हूं अगर आपको ना दिखे तो, 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर, ये कर्व विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है। अब ऐसे क्वेश्चन को भी मैच करने के लिए आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके बारे में देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर वर्सेस r कर्व। इसके लिए देखो बेटा, ऑलवेज क्या होगा बेटा, ये कर्व ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेंट में रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि r स्क्वायर पॉजिटिव, और ये कभी भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, और r की वैल्यू जैसे ही 0 रखोगे पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो हमेशा कोई कर्व बनता है मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो मैथ्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 पुट करते ही फंक्शन को देखते हैं वो क्या हो रहा है, तो जैसे r की वैल्यू 0 रखते हैं पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा 0। इसलिए ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 वैल्यू, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 वैल्यू, 0 वैल्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, फंक्शन 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तो सर सारे मतलब जो इधर की तरफ ऑर्बिटल दे रखे थे अभी क्वेश्चन में, तो ये तो सबके लिए सही मैच कर रहे हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। तो डिफरेंशिएट फिर किससे करेंगे, अब ये कर्व है ना हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो नीचे नहीं जाएगा, नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, इसका मतलब ये कट इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को,
तो क्या करेगा, टच करेगा। तो नंबर ऑफ टच पॉइंट ऑफ द कर्व, नंबर ऑफ टच पॉइंट ऑफ द कर्व, टच पॉइंट ऑफ द कर्व फ्रॉम एक्स एक्सिस या डिस्टेंस एक्सिस, ठीक है, इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड, रेडियल नोड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, n माइनस एल माइनस वन, इतनी रहेगी बेटा। इसका मतलब टच पॉइंट निकाल लो, उसको मैच करो किससे इक्वेट हो रहे हैं, n माइनस एल माइनस वन किससे इक्वल आ रहे हैं, इससे डिफरेंशिएट कर पाएंगे। चौथा पॉइंट ध्यान रखना हमेशा, जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा आर स्क्वायर और ज्यादा बढ़ता जाएगा, फंक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए सक्सेसिव, कई बार क्वेश्चन में सक्सेसिव पीक हाइट, लगातार पीक हाइट को आपको यहां इंक्रीज करना है बेटा, इंक्रीज, पीक हाइट इंक्रीज होगी बेटा। और नंबर ऑफ पीक्स, नंबर ऑफ पीक्स की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है बेटा, n माइनस एल माइनस वन, रेडियल वन नोड में एक ऐड कर दो, जितने रेडियल नोड हो उससे एक ज्यादा, इट मीन्स n माइनस एल। कैसे देखते हैं, ये वाला देखो बेटा, ये ऑर्बिटल का हमें मैच करवाना है, तो देखो यहां जीरो से स्टार्ट हो रहा। अच्छा ये ध्यान रखना, r इक्वल टू जीरो पर जब टच करता है ना तो वो रेडियल नोड नहीं होता है, तो सर उसे क्या बोलेंगे, ध्यान रखेंगे पॉइंट, r इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज नोडल पॉइंट, नोडल पॉइंट। क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर की कहानी बोल रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होगा यार, ठीक है। तो r इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एज नोडल पॉइंट, ये तो हमेशा नोडल पॉइंट रहेगा, ठीक है, इसे रेडियल नोड में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो रेडियल नोड का मतलब क्या होगा, दिस इज द फाइनाइट डिस्टेंस इन एन एटम फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फाइनाइट डिस्टेंस काउंट करनी है, तो आपने न्यूक्लियस से स्टार्ट किया है, न्यूक्लियस पॉइंट तो जीरो हो गया ना, तो जीरो से आगे चलने पर वो ऐसी डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलती है वो रेडियल नोड होता है, ठीक है बेटा। रेडियल नोड का मतलब जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन चल रहा है अपना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब देखो यहां पर कितने रेडियल नोड हो गए, एक, दो, तीन, तीन हो गए ना बेटा, तीन रेडियल नोड। इस ग्राफ में देखते हैं तो ये तीन है, ठीक है भैया, तीन है, तीन के लिए देख लेते हैं, तीन रेडियल नोड, हाँ। तो तीन रेडियल नोड के लिए जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन रेडियल नोड जो देखने अपन को, तो ठीक है, तो देखो ये वाला, ये फ्रॉम द कर्व, फ्रॉम कर्व रेडियल नोड Rn बोल रहा हूं इसको, इज इक्वल टू 3। अभी 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 मैंने आपको समझाया था, रेडियल नोड तीन, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, इसके लिए भी आ रहा है, तो कौन कौन से होगा आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, ठीक है बेटा। तो एक ही मैचिंग, किस एक ही मैचिंग तो पता चल गई थी। अब देखो बेटा 4s के लिए भी ये तीन आएगा, 4 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, एंड 5py इसके लिए 5 माइनस 1 इक्वल टू 3, 6dxy 6 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, सबके लिए तीन आ रहा है। तो बच्चों आपके पास बी ऑप्शन की मैचिंग पी के साथ, क्यू के साथ और एस के साथ, ऐसे चेक करते हैं बेटा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बी वाले पार्ट का फाइनल आंसर ये वाला आ गया बेटा, पी क्यू एस, ठीक है। चलो अब अपन देख रहे हैं आगे, आगे मतलब अपने इस क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन,
इसका सी पार्ट, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। एंगुलर प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? थीटा नहीं, एंगुलर प्रोबेबिलिटी जो बोलिए किस पे डिपेंड करेगी? तो सर एंगुलर प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है थीटा एंड फाई पर। बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी कौन से ऑर्बिटल के लिए थीटा एंड फाई पर डिपेंड करेगी? तो सर एंगुलर प्रोबेबिलिटी उस ऑर्बिटल के लिए थीटा एंड फाई पर डिपेंड करेगी जो P हो या D हो, लेकिन S के लिए नहीं होती। या उल्टा बोलो, केवल S के लिए ध्यान रखो, S के लिए नहीं होती, S के लिए इंडिपेंडेंट होती है। यानी कि यहां P और R ये तो मैच नहीं करेगा, लेकिन P के लिए, P और R मतलब ये आपके पास P ऑप्शन और ये P ऑप्शन में 4s है, R ऑप्शन में 3s है, तो 4s एंड 3D में क्या होगा कि थीटा और फाई का कोई टर्म नहीं होता है एंगुलर वेव फंक्शन में। 4s एंड 3s के एंगुलर वेव फंक्शन में कोई थीटा फाई का टर्म नहीं है बच्चों, तो फिर उसके एंगुलर प्रोबेबिलिटी मतलब उसका स्क्वायर में भी थीटा फाई का कोई टर्म नहीं होगा। लेकिन P के लिए होगा। सर D के लिए होगा क्या? बिल्कुल होगा, वो मैंने लिखा है नहीं, लेकिन होता है। ठीक है, क्योंकि मैंने बोला था कि ज्यादा इक्वेशन के ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी आप इसको ऐसे वो समझ सकते हो कि हम कौन से एंगल में, हम देखो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास में एस क्या होता है? स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल का मतलब क्या है? सॉलिड स्फेयर की तरह होता है। सॉलिड स्फेयर मतलब हर जगह सॉलिड है, मतलब हर जगह पॉइंट्स हैं। लेकिन ये हम जब बनाते हैं क्या, पी में डबल डंबल बनाते हैं, केवल डंबल, तो दो लोब्स आगे और पीछे होती, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पर लोब में। जब हम पी बनाते हैं ना, तो पी के लिए कैसा ऑर्बिटल बनाते हैं बेटा? इस तरह का ऑर्बिटल। एक लोब तो ये बन गई और दूसरी लोब इस तरह की बन गई, तो बहुत बड़ी वाली बन गई, लेकिन दो लोब तो बनी ना बेटा। तो यहां पर हमने जब लोब बनाई तो एंगल का ध्यान दिया, एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है, थीटा एंड फाई चेंज होंगे। और डी में भी हम डबल डंबल बनाते हैं, एक डंबल ऐसे बन गया, एक डंबल ऐसे बन गया, बहुत सारे ऑर्बिटल हैं उसमें। डी के लिए 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल में एंगल चेंज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपके पास P और D में जब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते समय डायग्राम इक्वेशन पर बेस होता है, और वो इक्वेशन में थीटा एंड फाई डिपेंड करता है, थीटा एंड फाई होता है। इसलिए आपके पास क्या है बच्चों, ये S ऑर्बिटल वाला है वो मैच नहीं करेगा, P और D वाला मैच करेगा। कोई भी ऑर्बिटल बना लो उसके लिए। ये मैंने 2 एग्जांपल लिखे हैं P के, ठीक है, P और D के। और भी है एग्जांपल, PX लो या PY लो या PZ लो, ये तीनों ऐसे बनेंगे। और D जो बनेगा ऐसी लो बनेगा, बस ये जो एक ऑर्बिटल है उसमें जरूर ऐसा होता है, लेकिन एंगल तो चेंज करना ही पड़ता है लोब बनाते समय। ठीक है, ये आपके पास ठीक है बेटा। यहां पर इसको मैं हटा देता हूं, और अब सी से रिलेटेड आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी से रिलेटेड आंसर, सी से रिलेटेड आंसर होगा वो है आपके पास, कौन कौन सा मैच कर रहे हैं? ये P नहीं होगा, R नहीं होगा, तो Q एंड S, Q एंड S, Q एंड S ये मैच करेगा। बिकॉज क्या होगा बेटा? फॉर S ऑर्बिटल एंगुलर वेव फंक्शन independent from angular wave function dependent from theta and phi, अभी आपने इक्वेशन भी लिखी थी, √1/4π पिछले क्वेश्चन में लिखी थी ना बेटा, वो वाली। ठीक है, और बाकी फॉर P D F and so on orbitals angular wave function
डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई। ठीक है बेटा, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? पी एक्स। ये कौन सा ऑर्बिटल है? मान लीजिए दो लोब बनती है ना बेटा, ये होता है पी वाई। अगर ये वाई एक्सिस मान लें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाई में है, और एक होता है एक एक्सिस आपकी तरफ और एक ऐसे। ठीक है, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पी एक्स हो जाएगा, ये पी वाई हो जाएगा, और पी जेड अगर ये जेड एक्सिस है, इस तरफ वाली जेड एक्सिस है, तो एक लोब तो ऐसे बनेगी और एक लोब ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, ये वाला। तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाते समय। इट मीन्स यहां पर थीटा फाई का टर्म आएगा। भाई कोई भी इक्वेशन बनाते समय कर्व बनाओगे तो इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलोगे, थीटा चेंज होते चले जाएंगे। अभी मैंने थीटा सिखाया था, पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगा, थीटा भी चेंज होगा। ठीक है, इसलिए अच्छा ऐसे ही आप इसको बोल सकते हो है ना, डी, ये देखो डी, ये लोब्स अगर हम बना लें तो डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल। अब मान लीजिए आपके पास ये एक्सिस आपके पास कौन सी है बेटा? एक्स, और ये कौन सी है? वाई। तो इसे बोलते हैं डी वाई, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, सिमिलरली अगर ये एक्स हो और ये जेड हो, तो आपके पास एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ, एक लोब इस तरफ। जब मैं डायग्राम बना रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंगल पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि मैंने एक्सिस तो चेंज कर दिया है, बस इसलिए आपको लगेगा नहीं कि एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन जब इन दोनों में ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है, बिटवीन द एक्सिस। कौन कौन सी एक्सिस? ये एक्स जेड में, ये एक्स वाई में। ठीक है, और एक और ऑर्बिटल बनाते हैं, इसमें आपके पास ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। वाई एंड जेड। ठीक है बेटा, एक लोब ऐसा, एक लोब ऐसा, एक लोब ऐसा, एक लोब इस तरह से। तो ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है बेटा, समझ रहे हैं? एंगल पे डिपेंड करने का मतलब ये जो कर्व बनाने के लिए आपको पॉइंट्स को एंगल, डिफरेंट एंगल पर लेके जाना पड़ रहा है। एक तो ये मेथड होता है, दूसरा तरीका क्या होता है, इनकी इक्वेशन में थीटा एंड फाई टर्म होते हैं। हाँ बेटा, तो देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन। तो देखो यहां स्फीयर में, एटम के अंदर अगर कोई पॉइंट यहां हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, यानी कि इसके इस एंगल पर, यहां के कोरस्पॉन्डिंग अगर एंगल देखोगे यहां से ओरिजिन से, तो इस एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस एरिया में नहीं 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 है। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी ऑर्बिटल में थीटा और फाई पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि पॉइंट्स पर, इन पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप देख रहे हैं कौन सा, इस इन पी ऑर्बिटल में आप ये देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थीटा एंड फाई पर डिपेंड कर रही है। लेकिन एस ऑर्बिटल जो बनाते हैं ना अपन, एस ऑर्बिटल, तो वहां पर जो एस ऑर्बिटल जब बनता है तो वो स्फेरिकल बनता है, सॉलिड स्फीयर बनता है। ठीक है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर बनता है एस ऑर्बिटल। इसलिए देखो यहां जैसे मैंने स्फीयर बनाया, तो कहीं पर भी देखो कहीं होलो नहीं मिलेगा, हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है।
किसी भी एंगल पे जाओ हर जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। एस स्फेरिकल होता है बेटा, है ना बेटा, ये ध्यान रखते हुए, ये स्फेरिकल शेप मानते हुए चलना है ना बेटा, इस तरह से। ये तो आपके पास हर एक एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लेकिन यहां कुछ एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कुछ पे नहीं है। सिमिलरली डी में भी ऐसा ही है। और ये 3D के 3 ऑर्बिटल तो हमने बना लिए, ठीक है, यहां 3 ऑर्बिटल तो बना लिए। कौन सा है? डी वाई जेड। अब अपन अगर डी जेड स्क्वायर देखें तो डी जेड स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए किस तरह का होता है नेचर, उसके लिए यहां पर ये, और चलो भाई डी जेड स्क्वायर, एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एक्सिस पर मिल गई, ठीक है, एक लोब तो ये बन गया, दूसरा लोब ये बन गया। देखो वैकेंट स्पेस है इसमें, और एक ऐसे रिंग बनती है, ये इस तरह की रिंग बनती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां येलो येलो है वहां पर तो है, लेकिन अगर आप देखो ध्यान से, ये वाली डेंसिटी यहां न्यूक्लियस है, तो इस स्पेस में जहां ब्लैक है वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल इस एंगल पर हो, इस एंगल पर हो, इस एंगल पर हो, इस एंगल पर हो, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है। तो हर एक एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही है, इसका मतलब थीटा एंड फाई पर डिपेंडेंट है कहां कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? जेड, डी जेड स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल और होता है ना, यस बिल्कुल सही है, कौन सा वाला ऑर्बिटल? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना बेटा। यहां पर ये एक्सिस, इससे इलेक्ट्रॉन कर्व बनाते हैं अपन, ठीक है। ये तो देखो यहां पर एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे है, एक लोब तो ये बन गया, दूसरा लोब यहां बन गया, ठीक है बेटा। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं आपको कह रहा था पेन के सहारे अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनाते हैं, एक इस तरफ है। ये दोनों जो ऑर्बिटल जो दोनों अपन ने बना रहे हैं ना, इसमें हो क्या रहा है भाई? इसमें ऐसा हो रहा है क्या भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बना रहे हैं अपन, यहां एक्सिस पर मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन बीच में 45 डिग्री पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल रही। इससे क्या पता चल रहा है? एंगल चेंज करने पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेंज हो रही है, यहां चलो या फिर यहां चलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे ही यहां चलो, इस एंगल पर चलो एटम में, इस एंगल पर चलो एटम में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये जो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस तरह से वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, मैंने सारी चीजें इसमें बता दी आपको। अच्छा, अब अगला पार्ट आता है इसका, कौन सा? एटलीस्ट वन एंगुलर नोड इज प्रेजेंट, कम से कम एक एंगुलर नोड हो। देखो एस में कोई भी एंगुलर नोड नहीं होता, नो एंगुलर नोड, तो पी में एक मिल जाएगा क्योंकि पी वाई है, पी वाई के लिए एल की वैल्यू 1 और डी एक्स वाई के लिए एल की वैल्यू 2, तो दो एंगुलर नोड यहां, नोड यहां, दो एंगुलर नोड होंगे यहां, और यहां पर कितने होंगे? एक। तो कम से कम एक होना चाहिए ना, तो कम से कम एक ये भी है, कम से कम एक ये भी है, ठीक है। चलो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास इस पार्ट का? इस पार्ट का आंसर, डी पार्ट का आंसर क्यू एंड एस, क्यू एंड एस, बिकॉज आपके पास जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल? ठीक है, पी ऑर्बिटल है ना इसमें, ये कौन सा ऑर्बिटल है? एक तो पी वाई और डी एक्स वाई, पी वाई एंड डी एक्स वाई। पी वाई के लिए एल इक्वल टू 1 एंड डी एक्स वाई के लिए एल इक्वल टू 2। और जितने भी एंगुलर नोड निकालने की कहानी आती है, तो एंगुलर नोड की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? एल। इसलिए आपके पास यहां पी वाई में एंगुलर नोड, पी वाई कंटेन्स 1 एंगुलर नोड, एंगुलर नोड को ए एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों, और डी एक्स वाई के लिए
एंगुलर नोड कितना हो जाएगा बेटा 2। तो कम से कम बोला है कि एक कौन से वाले ऑप्शन है, तो Q एंड S ये ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं अपन। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। एक तरफ कॉलम नंबर फर्स्ट है और दूसरी तरफ ये देखो 4 रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है सभी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना बेटा। तो बच्चों ध्यान रखो, कभी भी आपके पास सेम टाइप के कर्व दे रखे हों, है ना बेटा, सेम टाइप के कर्व दे रखे हों, तो उसमें क्या करेंगे आप, इसके केस में आपको क्या करना है कि जो इनके रेडियल नोड काउंट कर लिया करो और उनके आरमैक्स निकाल लिया करो। रेडियल नोड और आरमैक्स ये क्या है? रेडियल नोड तो अभी सिखा दिया, अब आरमैक्स अभी बताते हैं। इस क्वेश्चन में आरमैक्स की कॉन्सेप्ट और आ जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हाँ भाई, तो आपके पास, हाँ जी बच्चों, यहां पर अपन देख रहे हैं कौन सा कि ए पार्ट में 3s ऑर्बिटल है। 3s ऑर्बिटल के नंबर ऑफ रेडियल नोड निकाल लो। नंबर ऑफ रेडियल नोड कितने होंगे? 3 - 0 - 1 = 2। ठीक है, तो अब चेक करो इन सब में 2 रेडियल नोड वाले कौन सा है? केवल यही है Q, इसलिए आंसर Q। और कोई नहीं है ना 2 वाला? नहीं है। ठीक है, इसलिए Q मैच करेगा इससे। बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है? 3p ऑर्बिटल है बेटा। 3p ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो 3p के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 - 1 - 1 इज इक्वल टू 1। तो देखो एक रेडियल नोड कहां आएगा? टच पॉइंट देखना अब इनके, एक रेडियल नोड यहीं आ रहा है केवल, यानी आर में, और कहीं नहीं है ना बेटा। इनको टच पॉइंट नहीं मानेंगे, ठीक है बेटा, जब तक ये ऊपर नहीं उठे ना लास्ट वाला, तब तक हम टच नहीं मानते। तो ये आ जाएगा आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन? ये आर वाला, आर वाला मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहां पर? हेलो बच्चों, है ना। अगला पार्ट है सी। सी में ध्यान से देखो क्या बोला है? 3D। 3D के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड इज इक्वल टू 3 - 2 - 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 वाला ऑप्शन कौन सा कहता है? तो 0 एक भी टच पॉइंट नहीं हो, तो देखो यहां पर भी टच पॉइंट नहीं है और यहां पर भी नहीं है। सर P और S 2 ऑप्शन ऐसे मिल रहे हैं जिनमें 0 है। अब कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन है या? अब इसका मतलब हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें ये कह सकते हैं कि D के 2 ऑप्शन बन रहे हैं, P एंड S। लेकिन अगर मैं D के लिए देखूं, D कौन है? 2p। 2p के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड वो कितना आ रहा है? 2 - 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ओहो, इसके लिए भी 2 आ रहे हैं। तो अब इसमें देखो, एक तो है 2p और एक है 3D। 2p का n वैल्यू कम है और 3D का n वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका n वैल्यू ज्यादा होगा उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है ज्यादा मिलेगा। तो बच्चों देखो ध्यान से, किसका सबसे ज्यादा दूरी पर मिल रहा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सबसे ज्यादा किसका ज्यादा दूरी पर मिलेगा? क्योंकि जैसे जैसे n बढ़ेगा उसका आरमैक्स भी बढ़ेगा। ध्यान से देखना, यहां बहुत दूर तक ये टच कर रहा था और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये आर वैल्यू, यहां पर ये मैक्सिमा आ रहा है ना बेटा, इस मैक्सिमा को बोलेंगे आरमैक्स और यहां पर ये आरमैक्स आ रहा है। ठीक है बेटा, तो बच्चों ध्यान रखो यहां आरमैक्स का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखो बहुत समय तक यहां पर ये देखो कर्व नीचे ही है, यहां पर स्टार्टिंग ही यहीं से हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां पर नियर अबाउट एरिया में ही चालू हो गई है, यहां दूर एरिया में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दूर एरिया में इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। देखो ध्यान से, ये इतनी से डिस्टेंस में ऊपर जाने लगा, ये देखो लार्ज गैप के बाद ऊपर जाने लगा। इसको ऐसे सोच सकते हैं। फिर इसका मतलब क्या हुआ कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दूरी पर मिल रही है, और ज्यादा दूरी पर मिलेगी कब? जब n की वैल्यू उसकी ज्यादा होगी। तो 3D के लिए n की वैल्यू क्या है? ज्यादा, और 2p के लिए n की वैल्यू कम है। एक तरीका यह होता है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान से देखना। इस कर्व को मैं अपने नोट्स में यहां पर ऐसा बनवा लेता हूं। 3D के लिए 4 पाई r स्क्वायर r स्क्वायर वर्सेज r। ये देखो बहुत लंबे समय तक तो ऐसे ही रहा, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा ऐसे। और अगर मैं एक ही स्केल पर दूसरा बना रहा हूं 4 पाई r स्क्वायर वर्सेज r, तो देखो यहां ये लो, तो देखो यहां कम समय पे ही, यहां पर बहुत लंबी दूरी तक तो कोई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी नहीं है, लेकिन तुरंत प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो जिसका n वैल्यू कम होगा वो जल्दी से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दिखाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास, इसको जो बोलते हैं ना, जो कर्व में मैक्सिमा जो आता है, जिस डिस्टेंस पर मैक्सिमा आता है उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर मैक्स। क्या बोलते हैं? आर मैक्स। तो ये आर मैक्स कम डिस्टेंस पर आ रहा है और ये ज्यादा डिस्टेंस पर आ रहा है। तो ये होगा 2p के लिए, ये होगा 3D के लिए, क्योंकि n की वैल्यू क्या बेटा? 2p के लिए कम है बेटा, आर मैक्स फॉर 2p। क्लियर है? और ये आर मैक्स 3D। ठीक है बेटा, यहां n की वैल्यू कम है बेटा, n इक्वल टू यहां पर इस ऑर्बिटल के लिए 2 है और इस ऑर्बिटल के लिए 3 है। इसलिए जहां अब आपको आंसर अगर देखना है तो कौन सा वाला आएगा? s वाला किसके लिए आ जाएगा? s वाला ज्यादा दूरी तक प्रोबेबिलिटी आ ही नहीं रही है, यानी आर मैक्स इसका दूर है ना बेटा। तो यहां से तो दिखेगा नहीं, कंपैरिजन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो इस तरह से देख लो। जहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उठना स्टार्ट हो, तो यहां तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रही है इतनी दूरी तक, तो यहां तो तुरंत ही स्टार्ट हो गई, यानी लेसर है यहां पर n वैल्यू लेसर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये p वाला किसके लिए होगा? 2p के लिए। तो d मैच करेगा p के लिए, d मैच करेगा p के लिए, और बाकी ये s p के लिए s होगा। बच्चों यहां जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा वो कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है? आर मैक्स। आर मैक्स मतलब डिस्टेंस एट विच 4 पाई r स्क्वायर स्क्वायर इज मैक्सिमम, यानी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज मैक्सिमम। जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैक्सिमम होती है उस डिस्टेंस को बोलते हैं आर मैक्स। और इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना? dy बाई डी एक्स, वाई मतलब 4 पाई r स्क्वायर जो y एक्सिस पर है उसको x के करोस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट करोगे और इसे इक्वल कर दो 0 के, और फिर इसे मैक्सिमा निकाल लो। क्या निकाल लो बेटा? इससे मैक्सिमा जब कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमा कंडीशन अप्लाई कर दो मैथ्स के अकॉर्डिंग। जिस डिस्टेंस पर ये मैक्सिमा आएगा दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्या? आर मैक्स। ठीक है। हाइड्रोजन एटम के लिए ये आर मैक्स की वैल्यू, हाइड्रोजन एटम के लिए यानी 1s ऑर्बिटल के लिए आर मैक्स की वैल्यू ये आती है 0.529 ए नॉट के बराबर, 0.529 एंगस्ट्रॉम। ये इसका मतलब है, ये इतनी वैल्यू आती है। क्यों? क्योंकि जब अपन d/dr ऑफ हाइड्रोजन का 1s का इक्वेशन लिखेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा?
z अपॉन ए नॉट यानी वन अपॉन ए नॉट टू द पावर T/2 e टू द पावर माइनस r अपॉन ए नॉट रहेगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर का आप क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो और इक्वल टू 0 बना दो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास r की वैल्यू r इज इक्वल टू ए नॉट मिलेगा, r मैक्स इज इक्वल टू ए नॉट। क्यों कर रहा हूं मैं डिफरेंशिएट? इसका रीजन ये है कि जब मैक्सिमा आ रहा है ना बेटा, यहां मैक्सिमा है, इस पर स्लोप क्या देखो क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। इसलिए कोई भी ऑर्बिटल की जो भी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, अगर कोई और टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो आपको क्या कर देगा, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन दे देगा, उससे मैक्सिमा निकालना आपको तब आएगा। नहीं तो अगर पूरा इतनी इक्वेशन टफ बनाकर फिर मैक्सिमा निकलवा लेगा तो फिर मैथ्स ही नहीं हो गई ना यार, यहां पर मैथ्स बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी फिर इससे, ठीक है। केमिस्ट्री की बात देख रहे हैं तो इसलिए 1s का पूछ सकता हो ज्यादा से ज्यादा। और यहां पर क्वेश्चन में देखो कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसका n वैल्यू कम उसका पीक हाई, जो पीक है ना उसकी डिस्टेंस कम होगी बस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो। और दूसरा रेडियल प्रोबेबिलिटी, जिसका n कम होता है वहां पर तुरंत ही स्टार्ट हो जाता है, और जहां n ज्यादा होता है वहां पर बहुत टाइम लगा देता है। बच्चों आपके पास ये वाला इक्वेशन है, इसका होल स्क्वायर वगैरह करोगे, ठीक है, तो 1 अपॉन ए नॉट टू द पावर क्यूब हो जाएगा, आर स्क्वायर को अंदर ले आना और e टू द पावर माइनस 2r अपॉन ए नॉट रहेगा। उससे आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा। डिफरेंशिएट करते हैं तो 1s के लिए आर मैक्स की वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन में 1s के लिए आर मैक्स की वैल्यू नहीं पूछी गई है। ये जेई मेंस का टाइप का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने केवल कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए यहां पर लिख दिया है। जेई मेंस के लिए ये वाला 1s के हाइड्रोजन के लिए, ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट, ठीक है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू r, तब आप इसे 0 बना देना, मैक्सिमा कंडीशन लगा देना, तो आर मैक्स की वैल्यू ए नॉट के बराबर मिलेगी, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास इस क्वेश्चन का डिस्कशन, जिसका फाइनल आंसर मिल गया अब अपन को। ये इसमें बहुत अच्छी बात हमें सीखने को मिली कि n की वैल्यू से कैसे हम पता करें कर्व में क्या क्या चेंज होते हैं, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने आपको होमवर्क दिया था उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था। एन अल्फा पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। सेलेक्ट द करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अल्फा पार्टिकल, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, ठीक है। आपके पास टुवर्ड्स द क्लोजेस्ट न्यूक्लियस की डिस्टेंस बतानी है, तो आर मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग आर मिनिमम जब कैलकुलेट करना होगा तो दिस इज इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे बेटा, काइनेटिक एनर्जी, जो अपन जानते हैं कि Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होती है, उस कॉन्सेप्ट को अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। तो Q1 Q2 अपॉन हाफ mv² यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 चार्ज ऑन द अल्फा पार्टिकल 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। Q2 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है बेटा, कूलम, डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो आपको दे रखी है वो है 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 4 मिलियन मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है। ऑल टर्म्स इन SI यूनिट में वैल्यू पुट करनी है। सारे डेटा है ना वो आपको किस में रखना है, SI यूनिट में, स्टैंडर्ड यूनिट में वैल्यू पुट करके अब आप यहां से आर मिनिमम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो इससे सॉल्व कर लेंगे अपन। इसको सॉल्व करने पर यह आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁻14 मीटर। इसका मतलब ये क्या है, इस सिचुएशन के लिए 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो अल्फा पार्टिकल आ रहा था वो जो क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर पहुंचेगा वो क्या होगा, 3.6 इंटू 10⁻⁻14 मीटर होगा, ठीक है। इसलिए
पहला ऑप्शन सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन लिखा है एट ए मोमेंट द डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस बिकम्स 2 × 10⁻16 मीटर। अब ये डिस्टेंस तो इससे भी कम है, ये देखो 10⁻14 है, ये 10⁻16 है, तो ये वैल्यू तो और भी कम है, यानी ये क्लोजेस्ट से भी क्लोजेस्ट। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? ये डिस्टेंस तो और भी कम है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ध्यान से सुन लो, ये जो डिस्टेंस है 2 × 10⁻16, दिस इज लेस देन दिस वन, इसलिए ये अगर क्लोजेस्ट है तो इससे भी कम ये वाले डेटा हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत हो गया। अब आपके पास क्वेश्चन है सेकेंड ऑप्शन का, इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस, इतने डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 9 × 10⁻14 पर 9 × 10⁻14 मीटर पर अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो 9 × 10⁻9 इंटू Q1 2 × 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल का Q1, और Q2 50 × 1.6 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाय, ठीक है बेटा, 9 × 10⁻14। अब आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, वन बाय वन स्टेप से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना है कि इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में डेटा जो आएगा 2 × 50 100 हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है बेटा यहाँ पर, ठीक है, ये 100 आ गया, और 10⁻−14 ऊपर जाने पर 10⁻+14, 10⁻14 एंड 9 10⁻23, 10⁻23 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻25 हो जाएगा, 10⁻25 को मल्टीप्लाई करो 10⁻19 से, तो 10⁻19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10⁻6, ये आएगा, ये आंसर आएगा जूल में आएगा बेटा। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 है ना, ये आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इतना जूल एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए होगा, तो जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से आपके पास 1.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइनल आंसर आएगा, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गया। इसका मतलब ये आपके पास सेकंड वाला आंसर सही है। देखो बेटा, आपके पास जो 9 × 10⁻14 मीटर पर हमने यहां पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली। अब आपसे पूछा है सी ऑप्शन के लिए, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.5 × 10⁻14 मीटर पर कितनी आनी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी 0.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है कि जो डिस्टेंस दे रखी है, इस डिस्टेंस पर इतनी काइनेटिक एनर्जी के बारे में बोला गया है। तो हम जानते हैं कि रदरफोर्ड के इस एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे पार्टिकल आगे जा रहा है, टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इट मीन्स टोटल एनर्जी कंजर्व है। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जितनी टोटल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो शुरुआत में इन्फिनिटी डिस्टेंस में जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इस कॉन्सेप्ट से हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो फिर इसका मतलब जो आपके पास 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनिशियली क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, तो इनिशियल टाइम पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0। तो किसी भी समय पर टोटल एनर्जी की वैल्यू यही रहेगी, टोटल एनर्जी की वैल्यू यही रहेगी किसी भी डिस्टेंस पर। तो टोटल एनर्जी के इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रखनी है अपन को।
तो आपके पास क्या होगा, टोटल एनर्जी की वैल्यू 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों आप क्या करो कि आपको पोटेंशियल एनर्जी इस डिस्टेंस पर निकालनी है। कौन से 4.5 इंटू 10⁻⁻14 मीटर पर। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं इस डिस्टेंस पर। इस पोटेंशियल एनर्जी को 4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ध्यान से समझ लेना, शुरुआत में जहां अल्फा पार्टिकल में केवल काइनेटिक एनर्जी थी, धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, 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 क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। लेकिन किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी क्या होगी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी और कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है बेटा, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहा हूं। क्या कैलकुलेट कर रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी के 9 इंटू 10⁻9 Q1, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 4.5 इंटू 10⁻⁻14। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये देखो, ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देख रहे हो, ये डेटा और ये इस पूरे डेटा में क्या है बेटा, केवल यहां नीचे 9 है, बाकी सेम टर्म है। और इसका पूरा आंसर हमें दे रखा है कितना, 1.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है बेटा, 1.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, ये हो गया। तो 4.5 के लिए कितना हो जाएगा, ये 4.5 के लिए कितना हो जाएगा, 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपने डिस्टेंस को क्या कर रखा है, हाफ। और पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। पहले डिस्टेंस कितनी थी, 9 इंटू 10⁻⁻14 पर कितनी आ रही थी, 1.6। तो इतने 4.5 के लिए क्या हो जाएगी बेटा, क्या हो जाएगी, 4.5 के लिए कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो 4.5 के लिए जब कैलकुलेशन करें तो ये वैल्यू 3.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, या फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करो ना यार, इतना दिमाग नहीं लगा पाओ तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन को सॉल्व कर लो ना, 3.2 आएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे, तो 4 माइनस 3.2 इज इक्वल टू 0.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। दैट्स व्हाई आपके पास ये थर्ड ऑप्शन भी सही होगा। तो सही करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये था होमवर्क क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बच्चों सबको समझ में आ गया डिस्कशन वाला पार्ट, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। तो नोट कर लिया होगा ये वाला पार्ट, इसलिए मैं अलग हट गया था बोर्ड से। तो बच्चों इसी के साथ में आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इसी तरह से अच्छे ढंग से आप पढ़ाई करते रहें, है ना, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे बेटा, ओके।